नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ओला स्टडी पर। मित्रों, आज की इस क्लास में एसएसटी लेवल 2 के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के बारे में हम आज इस क्लास में बात करेंगे। आज की इस क्लास में एसएसटी के मॉडल पेपर को हम हल करेंगे। और दोस्तों, जो फर्स्ट बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये आज हमारा एसएसटी का मॉडल पेपर नंबर 1 है और इसके बाद में हम 4 से 5 मॉडल पेपर आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि किसके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण से कौन सा शिक्षण सबसे पहले किया जाता है? निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में से कौन सा शिक्षण पहले किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित होती है। यह कथन किसका है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित होती है। यह कथन किसका है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? दोस्तों, कोहलबर्ग के द्वारा या इनके अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों से या बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका परिणाम है? दोस्तों, बताना है, जो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, तो ये किसका परिणाम है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आनुवांशिकता और पर्यावरण के पारंपरिक क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। दोस्तों, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी यानी जैविक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक, ये तीनों ही कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, एडीएचडी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, एडीएचडी का जो पूर्ण रूप है वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, शिक्षा में आईसीटी का उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसके उपयोग से भविष्य में अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके उपयोग से भविष्य में किनकी आवश्यकता नहीं रहेगी? दोस्तों, जो अध्यापक है उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस का उदाहरण बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वह कौन सा प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को एक ही समय में मशीनी भाषा मैचिंग लैंग्वेज में अनुवादित कर देता है? दोस्तों, उस प्रोग्राम का नाम बताना है जो पूरे प्रोग्राम को एक समय में मशीनी भाषा में अनुवादित कर देता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, तो इसके द्वारा शुरू किया गया साक्षात क्या है? दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो साक्षात प्रोग्राम शुरू किया गया था दोस्तों, तो यह क्या है? दोस्तों, तो यह है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, एक वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल है।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें जो सही आंसर होगा 10, क्या होगा दोस्तों 10 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों इसमें सही आंसर होगा थ्रस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है। अधिगम यानी जिसको इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है, तो इसमें योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप जो मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक कारकों कौन कौन से शामिल है, प्रेरणा, रुचि और बुद्धि। तो दोस्तों ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल है। और कौन सा नहीं है दोस्तों, तो विषय वस्तु का स्वरूप। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडुरा किस सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट बांडुरा किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, कौन सी पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है, ये पूछा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर हो जाएगा दोस्तों जिज्ञासा की प्रवृत्ति होना। तो दोस्तों ये किसकी विशेषता नहीं है, पिछड़े बालकों की। बाकी धीमी गति से सीखना, जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण और समाज विरोधी कार्यों में रुचि, ये तीनों ही पिछड़े बालकों की विशेषता है। और जिज्ञासा की प्रवृत्ति होना, तो ये पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि पिछड़े बालकों की जिज्ञासा की प्रवृत्ति किन बालकों की विशेषताएं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभिप्रेरणा जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहा जाता है का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों मूल प्रवृत्ति सिद्धांत अभिप्रेरणा का ये किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा मैकडूगल का। कौन सा होगा दोस्तों, मैकडूगल जिन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या होगा। दोस्तों इन युद्धों का कालानुक्रम क्या होगा। दोस्तों खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और दिवेर का युद्ध, इनका कालानुक्रम क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 2 4, यानी जो हल्दीघाटी का युद्ध है दोस्तों ये कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1576 में और हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। सारंगपुर का जो युद्ध है वह हुआ था 1437 में और दिवेर का युद्ध हुआ दोस्तों 1582 में। तो सबसे पहले हुआ था दोस्तों ये वाला 1427 में सारंगपुर का युद्ध, और फिर आ गया दोस्तों 1527 में सारंगपुर का युद्ध और फिर हल्दीघाटी का युद्ध और इसके बाद में आ जाएगा दिवेर का युद्ध। तो दोस्तों 3 2 3 1 2 4। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, किरणा का संबंध किससे है। किरणा का संबंध किससे है। तो इसका संबंध विषय वस्तु प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्यटन केंद्र को उनके स्थान से सम्मिलित कीजिए। सोनी जी की नरसिया, लोहागढ़, जूनागढ़ और चंद्रमेल। दोस्तों इनको इनके पर्यटन स्थानों से सम्मिलित करना है। तो देखिए दोस्तों जो सोनी जी की नरसिया है ये कहां पर है, तो ये है अजमेर में है ये। लोहागढ़ का किला है दोस्तों भरतपुर में, और जूनागढ़ का जो किला है यह है बीकानेर में, और चंद्रमेल है जयपुर में। तो दोस्तों अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जयपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बछावतो, रामपुरिया, गुलेचा और सेठिया की हवेलियां कहां पर स्थित है? दोस्तों बछावतो, रामपुरिया, गुलेचा और सेठिया की हवेलियां कहां पर स्थित है? तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए दोस्तों, ईसठ जी और ईसरी जी किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा शिव जी और पार्वती जी को, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए मीराबाई के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? दोस्तों जो मीराबाई है इनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 एक तारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत लोगों की भाषा है, ये पंक्तियां किसकी है? दोस्तों बताना है लोकगीत लोगों की भाषा है, ये पंक्तियां किसकी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का संबंध किससे था? सागड़ी प्रथा का संबंध किससे था? तो ये था बंधुआ मजदूर प्रणाली से, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत संप्रदाय के संबंध में कौन सा युग्म सही है? संत संप्रदाय के संबंध में सही युग्म का चयन करना है। तो इसमें देखिए जो रामचरण जी थे वो रामसनेय संप्रदाय से थे, लालगिरी जी अलखिया, हरिदास जी निरंजनी, तो सभी दोस्तों इसमें सभी आंसर इनके सही है। संतदास जी गुदड़ी सहित। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना मेना का कुंड राजस्थान में कहां स्थित है? दोस्तों पन्ना मेना का जो कुंड है राजस्थान में कहां पर स्थित है ये पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा आमेर जयपुर में पन्ना मेना का कुंड स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा नगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमंद आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? दोस्तों मेमंद जो आभूषण है वह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है ये पूछा है। तो जो मेमंद है ये पहना जाता है दोस्तों सिर पर, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक कलाओं में उनकी निर्माण सामग्री के साथ में सही मिलान का चयन करना दोस्तों। तो देखिए कावड़, फड़, पाने और मांडना, तो ये किससे बनाए जाते हैं? तो दोस्तों कावड़ किससे बनाई जाती है? तो कावड़ बनाई जाती है दोस्तों लकड़ी से, फड़ बनाया जाता है दोस्तों कपड़े से, पाने क्या है दोस्तों? तो ये पेपर से बनाए जाते हैं, और मांडना ये बनाए जाते हैं रंग से। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर से हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, कपड़ा, पेपर, रंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर पंचम सिंह व ठाकुर छत्र सिंह का संबंध किस ऐतिहासिक आंदोलन से है? ठाकुर पंचम सिंह व ठाकुर छत्र सिंह का संबंध किस ऐतिहासिक आंदोलन से है दोस्तों ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा तसीमो धौलपुर से, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मत्स्य संघ के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों मत्स्य संघ के निर्माण के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मत्स्य संघ का निर्माण हुआ दोस्तों 18 मार्च 1948 को, इसकी राजधानी अलवर को मनाया गया था, और धौलपुर के महाराजा उदयपान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, बोली क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत युग्म है उसको पहचानना है? तो बोली क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानना है। तो देखिए इसमें जो गलत युग्म है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2 पाली व बागड़ी। बाकी ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, हाड़ौती कोटा और मेवाती अलवर में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, स्वतंत्रतोत्तर काल यानी स्वतंत्रता के बाद में प्रथम राजधानी उपन्यास कौन सा है? जो स्वतंत्रता के बाद में राजधानी उपन्यास कौन सा है ये बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा अबे पटेक, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ प्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट पुस्तक के रचनाकार कौन है? रोल ऑफ प्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट पुस्तक के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर मनोहर प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में राठौड़ों की 13 शाखाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है? दोस्तों उस ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें
राठौड़ों की 13 शाखाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों यह है सूरज प्रकाश में, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN द्वारा गोडावण ग्रेट इंडियन बर्ड्स इसको कहा जाता है, तो किस श्रेणी में शामिल किया गया है? गोडावण को IUCN के द्वारा किस श्रेणी में शामिल किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गंभीर रूप से संकटग्रस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान अभियान का मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में सही आंसर होगा 29/2025 को, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? हर्ष माता मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है, ये बताना है। तो यह है आभानेरी में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पद्मश्री से सम्मानित राजस्थानी खिलाड़ी कौन है? पद्मश्री से सम्मानित राजस्थानी उस खिलाड़ी का नाम बताना है। तो इसमें है उपरोक्त सभी, अवनी लेखरा, बजरंग ताकर, लिम्बाराव, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने राजस्थान के किस नगर की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने राजस्थान के किस नगर की यात्रा की थी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग और उनके स्थान के संबंध में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? सूती वस्त्र, भीलवाड़ा, सीमेंट, मोदक, कांच उद्योग, लीलवाणी और उर्वरक गड्ढेपान। दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कांच उद्योग, लीलवाणी। तो ये इसका गलत है, तो ये कहां पर होता है दोस्तों? ये है धौलपुर में। कहां पर है दोस्तों? धौलपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो देखिए ये एक संवैधानिक निकाय है, तो दोस्तों ये सही है। इसका गठन 1994 में हुआ था, ये भी सही है। पंचायतों व नगर पालिकाओं का चुनाव ये कराता है, तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य आयोग बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों बताना राजस्थान राज्य आयोग का बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉप आउट बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? दोस्तों बताना जो ड्रॉप आउट बालिकाएं हैं उनको पुनः जोड़ने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक सेवाओं हेतु समर्पित देश का पहला उपग्रह कौन सा है? शैक्षणिक सेवाओं हेतु समर्पित देश का पहला उपग्रह का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एंड्यूसेट, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? दोस्तों खेल रत्न यानी विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 51,000 की राशि, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल प्रबंधन समिति यानी एसएमसी की जवाबदेही क्या है? दोस्तों बताना है स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी की जवाबदेही क्या है? तो विद्यालय के कोर्स का प्रबंधन करना, नामांकन व उपस्थिति की निगरानी, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये सारी जवाबदेही किसकी? एसएमसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार कानून में किस आयु वर्ग को रखा गया है? दोस्तों किस आयु वर्ग के लोगों को रखा गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को। तो RTE 2009 के अनुसार अध्यापकों के प्रशिक्षण के मानक कौन विकसित और लागू करेगी? दोस्तों RTE 2009 तो इसके अनुसार अध्यापकों के प्रशिक्षण के मानक कौन विकसित और लागू करेगी, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 से 5 तक 51 से 80 छात्रों के लिए RTE के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? दोस्तों 51 से लेकर के
80 तक के छात्रों के लिए 1 से 5 तक के जो 51 से लेकर के 80 तक के छात्र हैं तो उनके लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में क्या नाम है। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम में राजस्थान में इसका क्या नाम रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है दोस्तों अधिनियम आरटीआई अधिनियम 2011। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई की धारा 29(1) में इसके तहत पाठ्यचर्या निर्धारित करने हेतु अधिकृत संस्था कौन सी है। दोस्तों आरटीई की धारा 29(1) के तहत पाठ्यचर्या निर्धारित करने की जो संस्था है दोस्तों वह कौन सी है। तो वह संस्था है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 NCERT। तो दोस्तों NCERT ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पहला असंगठित है और जबकि दूसरा पहला असंगठित है और दूसरा संगठित है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी वेतन विसंगति प्रशिक्षण समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। दोस्तों कर्मचारी वेतन विसंगति प्रशिक्षण समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खेमराज चौधरी के अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति प्रशिक्षण समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस कृति को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। कौन सी कृति को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसमें हार्ड लेप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हार्ड लेप को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना कब शुरू की गई थी ये बताना है। तो ये की गई थी दोस्तों नवंबर 2024 में। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के संदर्भ में। तो इसमें सही आंसर होगा इसका उद्देश्य स्थानीय निर्यात बढ़ाना है, यानी स्थानीय लोकल जो निर्यात है दोस्तों बढ़ाना, और इसमें प्रत्येक जिले का एक उत्पाद चयनित है। दोस्तों इसमें ये दोनों ही सही है, तो इसका मतलब कथन 1 और दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो देखिए, कौन सा सैंधव स्थल इंडस वैली साइट घग्गर और इसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। कौन सा सैंधव स्थल घग्गर और इसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बनवाली, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों जैन धर्म के जो त्रिरत्न है इसमें किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें सम्यक वाणी को, किसको दोस्तों, सम्यक वाणी को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, बाकी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र इन तीनों को ही सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े तो देखिए, हड़प्पा कालीन मुहरों का आकार कैसा था। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें है तो उनका आकार कैसा था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार, यानी इसमें ये सभी आकार की मुद्राएं यहाँ पर मिली थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा हुई क्षतियों का वर्णन सम्राट अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। दोस्तों जो कलिंग युद्ध में जो विजय हुई और जो हानियां हुई थी तो इसका जो वर्णन है तो अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है शिलालेख 13 में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रस्तर स्तंभों स्टोन पिलर्स पर की गई कला मुख्य रूप से किससे प्रभावित है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर की गई जो कला है दोस्तों मुख्य रूप से किससे प्रभावित है। तो ये प्रभावित है दोस्तों ईरान से, ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े तो देखिए, किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से किस मौर्य शासक को
जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सार्केंद्रिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चलाने का प्रयोग किया था? दोस्तों उस सुल्तान का नाम बताना है जिसने सांकेतिक मुद्रा को प्रचलन में लेकर गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मुगल काल में प्रचलित शब्द खुदकास्ट व पाही कास्त क्या थे? खुदकास्ट और पाही कास्त क्या थे मुगल काल में? तो ये थे दोस्तों किसानों के प्रकार। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों बताना, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जयनक भट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा गांधी के दांडी मार्च जो 1930 में हुई थी, तो कुल कितने महिलाओं ने भाग लिया था? दोस्तों दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो उनकी संख्या बतानी है। तो देखिए इसमें 0 महिलाओं ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऋतुओं में मुख्य परिवर्तन किस कारण से होता है? इसका मुख्य कारण बताना है। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की ओर झुकी हुई धुरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है और वह किसके बराबर है? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये लगता है 4 मिनट के बराबर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों उस महाद्वीप का नाम बताना जिसमें ये तीनों ही रेखाएं गुजरती है। तो वो महाद्वीप है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर उतरती गर्म पवन को क्या कहा जाता है? जो रोकी पर्वतमाला है उसके पूर्वी ढालों पर उतरती हुई गर्म पवन को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको कहा जाता है चिनूक। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुववर्तीय प्रतिधाराओं के पूर्व अभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? दोस्तों विषुवत प्रतिधाराओं की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दो विषुववर्तीय धाराओं का अभिसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो आइसलैंड है दोस्तों उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा द्वीप अपने लवण पटल यानी साल्ट पेन संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कौन जाना जाता है? तो सेंट मार्टिन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डेलवर्जिया जाति की बात हो रही है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो ये है सीसम से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू कंगारू किस महाद्वीप का प्रमुख वन्य जीव है? दोस्तों कंगारू की बात हो रही है, ये किस महाद्वीप का वन्य जीव है, प्रमुख वन्य जीव? तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, रेनडियर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? दोस्तों बताना, रेनडियर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों टुंड्रा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? जो दोस्तों जो जोधपुर में स्थित नहीं है उस औद्योगिक क्षेत्र का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से बोरानाडा, बथानिया, बासनी ये तीनों ही कहां पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। और कौन नहीं है दोस्तों? नापासर जो जोधपुर में स्थित नहीं में है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल राजस्थान में कहां पर स्थित है? वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है लाडुन में। कहां स्थित है दोस्तों? लाडुन में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग का नाम बताना है। संगठित उद्योग कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है दोस्तों? रोपण जो कृषि है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो इसके अंतर्गत कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है दोस्तों? गेहूं इसके अंतर्गत नहीं उगाई जाती, बाकी
जो चाहिए, रबर है और कहवा, ये तीनों ही जो फसल है दोस्तों, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। क्यों नहीं आती दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ई कृषि। ई कृषि के मुख्य लाभ क्या है दोस्तों? ई कृषि के मुख्य लाभ बताने हैं तो देखिए, कृषि उत्पादों का बेहतर विपणन, मौसम की सटीक जानकारी, नवीन तकनीकों तक पहुंच और उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा ई कृषि के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध वाद यानी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? दोस्तों ऐसा कौन सा केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का अंग नहीं है? दोस्तों ऐसा जो केस हुआ था वो था बेरुवाड़ी वाद में। बेरुवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए गए शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? अनुच्छेद 51 क में जो सही अनुक्रम इसमें बताना है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 में देखिए दोस्तों, आदर्श और संस्था और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र ज्ञान, यानी ये इसका क्रम सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? दोस्तों जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है तो उसकी नियुक्ति के लिए कौन अधिकृत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संसद। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो राजस्थान पंचायती राज के संदर्भ में सही सुमेलित है ये बताना है। तो 88 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में हुआ था। तो इसमें ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस समिति की अनुशंसा पर पीईएस अधिनियम 1996 में बनाया गया था? दोस्तों पैसा अधिनियम 1996 में बनाया गया था, किस समिति के अनुशंसा पर? तो इसका सही आंसर होगा दिलीप सिंह बुरिया समिति के अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर ए किसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगर योजना समिति में न्यूनतम कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? महानगर योजना समिति में न्यूनतम कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण की सिफारिश सर्वप्रथम की थी? दोस्तों राजनीतिक आरक्षण की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो ये की थी दोस्तों अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर 1 किसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य ने से पहली महिला लोकसभा सदस्य निम्नलिखित में से कौन सी थी? दोस्तों पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी राजस्थान में? तो ये थी गायत्री देवी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी? प्रथम महिला मंत्री का नाम बताना है तो वो थी कमला बेनीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये भारत के गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है? दोस्तों जो कर है भारत के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है, लेकिन उन्हें राज्यों के बीच में वितरित किया जाता है। जो कर है जो एकत्रित करेगी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में भी इनको वितरण किया जाएगा। तो ये किस अनुच्छेद के तहत ऐसा होता है ये बताना है। तो ये होता है दोस्तों अनुच्छेद 270 के तहत। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए इसके अध्यक्ष अरविंद पनगडिया और इसका जो कार्यकाल की अवधि है 2026 से 31, यानी 1 और 2 दोनों इसमें सही आंसर है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उदारीकरण के बारे में बताने दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका उद्देश्य औद्योगिक लाइसेंसिंग को सरल बनाना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलना। 1 और 2 यानी दोनों ही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में भारतीय कुटीर उद्योगों के पतन का मुख्य कारण? औपनिवेशिक काल में जो भारतीय ग्रामीण कुटीर उद्योग है उनके पतन का मुख्य कारण क्या है ये बताना है। तो इसमें होगा दोस्तों ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं का आयात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय खाद्य निगम
के पुनर्नवीकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, ये बताना है। तो ये किया गया था दोस्तों 2014 में। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से M2 मुद्रा आपूर्ति का सही माप कौन सा है? M2 का सही माप कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, M2 बराबर M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर और रेपो दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो इसमें देखिए, बैंक दर दीर्घकालीन ऋणों के लिए होती है, रेपो दर अल्पकालीन ऋणों के लिए होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नारी शक्ति वंदन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वयं सहायता समूहों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अधिकतम कितनी राशि तक के विवादों की सुनवाई कर सकता है? तो दोस्तों बताना कितनी राशि तक के विवादों की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कर सकता है? तो ये होगा दोस्तों 2 करोड़ तक की राशि। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? दोस्तों उपभोक्ता की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? तो देखिए, इसमें जो वस्तु को व्यवसाय के उद्देश्य के लिए खरीदता है, जो बिना किसी प्रतिफल मुक्त सेवा के प्राप्त करता है, यानी 1 और 2 दोनों ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क पैटर्न की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2023 किसके द्वारा जारी किए गए थे? दोस्तों डार्क पैटर्न की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2023 किसके द्वारा जारी किए गए थे दोस्तों? तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी डिफ्लेक्टर का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा मुद्रास्फीति को समायोजन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किन संकेतों पर आधारित होता है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा शिशु मृत्यु दर और साक्षरता पर जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन इन संकेतों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय विकास की दिशा निर्धारित करने वाली देश की शीर्ष संस्था कौन सी है? उस संस्था का नाम बताना है जो राष्ट्रीय विकास की दिशा निर्धारित करती है। तो 108 का जो सही आंसर होगा दोस्तों नीति आयोग। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ई नाम पोर्टल का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ई नाम पोर्टल का संचालन बताना है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों कृषि व कल्याण मंत्री के द्वारा, किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1987 से खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग में कौन सा अतिरिक्त कार्य जोड़ा गया था? दोस्तों खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से कौन सा अतिरिक्त कार्य जोड़ा गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा 110 में उपभोक्ता संरक्षण। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के पंथ प्रदर्शक की भूमिका हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण की विधि कौन सी है? शिक्षक के पंथ प्रदर्शक की भूमिका हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि का नाम बताना है। तो इसके लिए होगा दोस्तों सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला उपागम कौन सा उपागम है जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो ये होगा एकीकृत उपागम। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट उपागम में जो विद्यार्थियों को किस प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है? दोस्तों प्रोजेक्ट उपागम में विद्यार्थियों को किस प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है? तो इसमें होता है दोस्तों प्रत्यक्ष व व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर 1 इसमें दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व विद्यार्थियों की शाब्दिक अंतःक्रिया
कक्षा के किस वातावरण से संबंधित होती है? शाब्दिक अंतःक्रिया किस वातावरण से संबंधित होती है? तो ये होती है सामाजिक संवेगात्मक से संबंधित, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये बताना है। तो 116 का जो सही आंसर होगा सामाजिक सुधारों एवं समस्या को समझना, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली से क्या लाभ है? अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली, तो इससे क्या लाभ है? तो इससे जो लाभ है दोस्तों देखिए, शिक्षण प्रभावी बनता है, छात्र सक्रिय रहते हैं, विषय वस्तु स्पष्ट होती है, तो मतलब ये तीनों इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया में सहायक मीडिया संसाधनों की पहचान कीजिए। दोस्तों पहचान करनी है तो देखिए समाचार पत्र, चित्र, प्रदर्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य सोपान कौन से है? मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य सोपानों के बारे में बताना है, तो देखिए उद्देश्यों का निर्माण करना, ये भी है, अधिगम अनुभव प्रदान करना, ये भी सही है, व्यावहारिक परिवर्तन का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इसमें तीनों ही ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, यह कथन इसका है? दोस्तों मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, तो ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी दोस्तों जेम्स एमली ने, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालपुरा करौली मैदान का भाग है, मालपुरा करौली मैदान का भाग है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बनास बेसिन का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसमें निम्न में से कौन सा सही है? राजस्थान की स्थिति के बारे में बताना है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के BWHW जलवायु प्रदेश की विशेषता है? कोपेन के BWHW जलवायु प्रदेश की विशेषता बतानी दोस्तों कौन सा है? तो यह है शुष्क व उष्ण दिशाएं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अवनलिका अपर्दन वाले जिले कौन से? अधिक अवनलिका अपर्दन वाले जिलों के नाम बताने हैं, तो इसका सही आंसर होगा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है दोस्तों, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कौन सी झील शामिल नहीं है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील शामिल नहीं है ये बताना है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजसमंद, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित पतझड़ वन कहां पर पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन कहां पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 127 नंबर का क्वेश्चन है, किचन गांव किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों जो राजस्थान में स्थित किचन गांव है ये किसके लिए जाना जाता है? कुरिंजा पक्षी के लिए, जिसको डेमोसिल क्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी जिले सम्मिलित नहीं है? कौन से मिट्टी वाले जो जिले जो सम्मिलित नहीं है, नहीं सम्मिलित है, उन जिलों का नाम बताना है, तो देखिए लाल पीली मिट्टी, झालावाड़ व कोटा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों सेवर भरतपुर में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लिंगानुपात सम्मिलित कीजिए, राजसमंद, डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़, तो इनका जो लिंगानुपात है दोस्तों इसमें से किसका सही है? तो देखिए राजसमंद 990, डूंगरपुर 994, पाली 987, प्रतापगढ़ 983, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास के अकुत भंडार कहां मिले थे? पोटास के अकुत भंडार कहां पर मिले थे? तो दोस्तों ये मिले थे बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, खान खनिज का सही सुमिलित है, खान खनिज का सही सुमिलित बताना है, लुणकरणसर, जावर, डेगन और चंपागुड़ा, तो इन 4 स्थानों का दोस्तों खानों का सही सुमिलित करना है, तो 132 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। लुणकरणसर में जिप्सम पाया जाता है, जावर सीसा जस्ता, डेगन में टंगस्टन और चंपागुड़ा बेरिलियम, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के लिए नोडल एजेंसी का नाम बताना है, तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी ये पूछा इसमें, तो ये हुई थी 1956 में, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1964 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।